नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। वंस अगेन आज हम बात करेंगे बीपीएससी एमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 15 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। एंड ये जो पीडीएफ है आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कृषि भूमि को इंगित करता है। यानी यहाँ पर कुल जनसंख्या व कृषिगत भूमि के अनुपात के बारे में पूछा गया बच्चे। तो इस तरीके का अनुपात जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? कायिक घनत्व में। जी हाँ, कहाँ पर देखने को मिलता है? कायिक घनत्व में। इसी प्रकार जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो है, निहारिका सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या ये लैप्लास से संबंधित है? क्या ये कांत से संबंधित है? क्या ये जीन और जेफरे से संबंधित है? या क्या ये बफन से संबंधित है? तो बेटा निहारिका सिद्धांत की बात लैप्लास जी करते हैं, यानी आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है, डोलाइन अपर्दन के किस कारक द्वारा बनाया जाता है? तो डोलाइन जो है बेटा वो कौन सी, क्या वो हिमनद का अपर्दन का फीचर है, या नदी का, या भूमिगत जल का, या फिर पवन का? तो बेटा जो डोलाइन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं? भूमिगत जल में, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कह रहा है कि कॉन्ग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेटा कॉन्ग्लोमरेट जो है क्या वो आग्नेय चट्टान है, कायांतरित है, अवसादी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कॉन्ग्लोमरेट चट्टान जो है बेटा वो एक अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि निम्न में से कौन सी मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टानों में होता है? तो हम सभी को पता है कि आग्नेय चट्टानों में जहाँ पर कम वर्षा होती है वहां पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल और पीली, याद रखिएगा। तो कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टानों की जगह पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए, धुआंधार एवं कपिलाधार, ये दो जलप्रपात बड़े फेमस हैं और ये जो आपके पड़ जाएंगे नर्मदा नदी पर, ये आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों ही प्रपात। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिणी भारत का सर्वोच्च स्थान है? तो बेटा यहाँ पर बात करी जा रही है साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया में यहाँ पर आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन। ठीक है, तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी क्या हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। पर अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ी कौन सी है, तो वो आपकी कार्डमम हिल। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगी, जिसको हम हिंदी में इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जलराशियों में से कौन सी दमन दीव को अलग करती है? दमन और दीव को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? क्या ये खंभात की खाड़ी है, क्या ये कच्छ की खाड़ी है, नर्मदा नदी है, या तापी नदी है? तो बेटा खंभात की खाड़ी जो है वो दमन और दीव को क्या करती है? विभाजित करती है। ये याद रखिएगा, बड़ा ही यूनिक प्रश्न लाया हूं मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें और प्लीज लाइक करें वीडियो को। इसी प्रकार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो भारत की पूछा जा रहा है, पर अगर दुनिया की पूछा जाए तो कौन सी झील हो जाएगी? सुपीरियर झील, जो कि आपकी कहाँ पर है? आपकी पाई जाती है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। परंतु यहाँ पर भारत की पूछा जा रहा है, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है आपकी वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में, याद रखिए। ठीक है, और इसका निर्माण रिफ्ट घाटी के तौर पे हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्न में से किस कारण से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? ठीक है, तो नक्शे के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाले भाग में, यानी जिसमें आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी आ जाता है,
और उत्तरी राजस्थान आ जाता है। तो यहाँ ठंड में किस तरीके की बारिश होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आपको इस प्रकार की जो रेनफॉल देखने को मिल जाती है, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो भारत की कुल मिला के 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी नर्मदा। नर्मदा के अतिरिक्त जो है बेटा वो आपकी एक हो जाएगी दामोदर नदी, याद रखिएगा। उसी प्रकार आपकी दूसरी नदी हो जाएगी तापी नदी, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुल 3 नदियां हैं जो बेटा भ्रंश घाटी से क्या होती हैं, प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8। जी हाँ, सी ऑप्शन, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, आपका मिजोरम और आपका त्रिपुरा। ये 8 राज्य आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये 8 राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये बहुत बार टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। इस प्रश्न को बिल्कुल आपको दिमाग में अपने रख लेना है। इसी प्रकार जो आपका अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है, किसी थीम के बेसिस पे मानचित्र नहीं बना है, तो वो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए, जनसंख्या वृद्धि मानचित्र एक थीमेटिक मानचित्र है, खनिज वितरण मानचित्र ये भी एक थीमेटिक मानचित्र है, रेशे वाली फसलों को दर्शाने वाला मानचित्र ये भी एक थीमेटिक मानचित्र है। पर बात करेंगे स्थलाकृतिक मानचित्र यानी ए ऑप्शन की, तो वो यहाँ पर नहीं है एक थीमेटिक मानचित्र। इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा सागर भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है। ठीक है, तो जान लेते हैं, कोंकण आपका जो है पश्चिमी तट का है, मालाबार भी आपका पश्चिमी तट का है और दक्षिणी तट जो है वो भी आपका पश्चिमी तट का है। पर बात करी जाए कोरोमंडल की यानी ए ऑप्शन की, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका पूर्वी तट हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या हो गया, कोरोमंडल, याद रखिएगा। ठीक है, कोरोमंडल के बाद ये वाला हिस्सा आपका आता है उत्तरी सरकार का, ये याद रखिएगा। ये वाला आपका हिस्सा आएगा मालाबार, ठीक है, और ये वाला आपका आएगा कोंकण, इसीलिए गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोली जाती है। फिर ये वाला आपका हो जाएगा काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ आपका क्षेत्र हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच औसत समय में कितना अंतर है। तो बेटा 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, यानी +5:30 का आपको अंतर देखने को मिल जाता है। और बात करी जाए कि भारत का आईएसटी क्या है, तो भारत का आईएसटी 82.5 डिग्री है, याद रखिएगा। ठीक है, 82.5। और ये 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है और आपका उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बेटा सिंधु नदी की पूछा जा रहा है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, सतलुज। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी जो है बेटा वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत, ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला यहाँ पे एक चैनल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाक संधि, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाक संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य
करती है। अगला प्रश्न है रुको और जाओ नियतिवाद किसने प्रस्तावित किया? तो बेटा रुको और जाओ नियतिवाद का प्रतिस्थापन जो है वो जी टेलर ने किया था, याद रखिएगा। ए ऑप्शन जी टेलर ने किया था। और जी टेलर ने एक ग्राफ बनाया था जिसको हम क्लाइमोग्राफ भी कहते हैं, जो कि आर्द्रता व तापमान के अनुपात को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विडाल डी ब्लास के बारे में समझ लेते हैं। ये फ्रांस के संभववाद के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, संभववाद के पिता के नाम से जाना जाता है इनको, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया गया, बस चेंज किया गया है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है। तो अभी हमने बात करी थी नव निश्चयवाद, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नव निश्चयवाद को ही हम रुको या जाओ निश्चयवाद के नाम से बेटा जानते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्न में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में अधिकतम खाद्यान्न का उत्पादन किया? यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया 2016 और 17 में। ठीक है, तो 16 और 17 में जो प्रतिपादन है वो किसने किया आपका? इसका श्रेय जाता है आपका उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। और आज भी उत्तर प्रदेश ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं आता? ठीक है, तो कोलकाता हुगली प्रदेश में नहीं आने वाला जो क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा दुर्गापुर। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी आपका दुर्गापुर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बजबज आता है, शिवपुर आता है और टीटागढ़ भी आता है, पर दुर्गापुर नहीं आता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया? ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रयास किया था बेटा वो पी सेन गुप्ता ने प्रयास किया था भारत के को कृषि प्रदेशों में बांटने का। किसने किया था? पी सेन गुप्ता, नाम याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफी को लगाते हैं और सफी एक करेक्ट आंसर नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है वो बेटा गुजरात राज्य में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? गुजरात राज्य के अंदर किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 75। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्व तट का सबसे गहरा स्थलभाग घिरा और सुरक्षित बंदरगाह है? ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा दिया है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह। बहुत सारे लोग जो है वो कोलकाता देंगे, परंतु इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। जी हाँ, डी। सबसे गहरा जो है बेटा वो विशाखापत्तनम है, ये चीज याद रखिएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा मैदान में ज्यादातर किसान जिस प्रकार की कृषि करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर गंगा के मैदान की बात करी जा रही है, तो गंगा के मैदान में बेटा चावल प्रधान, ठीक है, चावल प्रधान गहन कृषि करी जाती है। पूरा नाम याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतमाला परियोजना एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम है, तो वह किस चीज से संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध जो है बेटा हाईवेज से है। हाईवेज क्षेत्र हेतु भारतमाला परियोजना का नाम यूज किया जा रहा है आजकल के समय में, इसको याद रखेंगे। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्न उपजों में से कौन प्राय भारत में निर्यात नहीं की जाती, यानी हम दूसरे देश में इनमें से किन चीजों को नहीं भेजते हैं? तो वो आपकी दालें हो जाती हैं, क्योंकि दालों की खपत जो है भारत के अंदर बहुत ज्यादा आपकी देखने को मिल जाती है। चावल, चीनी और गेहूं का हम निर्यात करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही कौन सा नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी, श्याम क्रांति लौह उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, एक सेकंड, श्याम क्रांति लौह उत्पादन से नहीं बेटा, पेट्रोल के उत्पादन से संबंधित थी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। पीली क्रांति तिलहन और नीली क्रांति मछली। देखिए क्रांति के ऊपर कितनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टीजीटी का बड़ा ही और टीजीटी और पीजीटी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है।
ठीक है। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा केंद्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं रखता? ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित नहीं रखता है तो वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसका काम क्या है बेटा, टोपो शीट का निर्माण करना। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये तीनों ही जो है वो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किस क्षेत्र में बासेन तेल क्षेत्र स्थित है? बड़ा ही फेमस क्षेत्र है बेटा बासेन। तो बासेन जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ पर देखने को मिल जाता है? बॉम्बे हाई में। कहाँ पर देखने को मिल जाता है? बॉम्बे हाई में, याद रखिएगा। बासेन तेल क्षेत्र जो है वो बॉम्बे में है। और अगर मैं बात करता हूँ मंगला, मंगला तेल क्षेत्र, तो मंगला तेल क्षेत्र आपका कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। बड़ा ही फेमस जगह है ये मंगला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा के सागर द्वीप स्थित ग्रामीण ऊर्जा को ऑपरेटिव का संबंध है, तो किस चीज से संबंध है बेटा? तो ग्रामीण ऊर्जा यानी जो आपका सागर द्वीप है वहां पर सौर ऊर्जा से ग्रामीण लोगों को ऊर्जा प्रदान करी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा यूनिक प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की पोंगा घाटी जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर की जो पोंगा घाटी है वो क्यों जानी जाती है? तो वो जानी जाती है आपकी भूताप ऊर्जा के लिए। किसके लिए? भूताप ऊर्जा के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक भूताप ऊर्जा का केंद्र है, तो वो कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा इसका आंसर बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वहां से भी कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा तंत्र और लंबा कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका स्थित है बेटा गुजरात में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा पवन तंत्र है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत के अंदर कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे टॉप पर है, तो वो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे गुजरात गुजरात जो है वो आपको लगा देना है। अगला प्रश्न, स्वर्ण चतुष्कोण राजमार्ग के पूर्वी और पश्चिमी गलियारों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो पूर्वी यानी यहाँ और पश्चिमी, इन दोनों गलियारों को जोड़ने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदर। तो पोरबंदर आपका कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है, सिलचर कहाँ पर हो जाएगा आपका? असम में, याद रखिएगा। तो ये है हमारा पूरा पश्चिम गलियारा, और उत्तर और दक्षिण गलियारा मतलब हो गया आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिग्मी निवास करते हैं, तो पिग्मी कहाँ निवास करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉन्गो बेसिन में। कहाँ निवास करते हैं? कॉन्गो बेसिन में। तो आप देख रहे हैं मैंने ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो और इसमें कर दें, तो इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ के क्लिक करना है। कभी कभी एग्जाम में ऊपर नीचे को ऑप्शन कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो अगला प्रश्न के और बढ़ते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल करी गई थी? तो बेटा ये रिपोर्ट, गरीबी वाली जो गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है वो आपका 2010 में शामिल करी गई थी, यानी बी ऑप्शन 2010 में शामिल करी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट की। तो मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पब्लिश होनी शुरू हुई थी यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। महबूब उल हक ने इसको पहली बार बनाया था, जो कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। भारत में बात करें तो अमर्त्य सेन ने इस काम को किया। ठीक है, जो कि एक अर्थशास्त्री रहे भारत के, ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इनसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाफ्टा में शामिल नहीं है, यानी नॉर्थ, बताइए कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आपका क्यूबा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनाडा शामिल है, मेक्सिको भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, परंतु आपका क्यूबा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा मानव भूतल की उपज है? तो बेटा जब भी उपज वर्ड आप देखेंगे तो इसका श्रेय किसको जाता है? ईसी सैंपल को।
याद रखिएगा, जब भी उपज की बात आए यानी मानव भूतल पर उपज है तो उपज वर्ड देखते ही आपको सैंपल को करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति द्वारा स्लेज का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है? तो बेटा स्लेज जो है वो बर्फ वाली जगह यानी आपका कहाँ पर, अलास्का में यूज किया जाता है। और अलास्का में प्रमुख जनजाति जो है वो एस्किमो है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो स्लेज का उपयोग करते हैं और इनके घरों का नाम क्या होता है? इग्लू। ठीक है, इनका निवास स्थान इग्लू होता है। स्लेज इनका क्या होता है? यातायात का साधन। और इनका हथियार क्या होता है? हारपून, याद रखिएगा, एक भाला होता है इस तरीके का। ठीक है, एक हारपून जो है वो एक भाला होता है जो ये लोग शिकार के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से नीचे इन दिए गए हिस्सों में रहता है, तो वो आपका हो जाएगा 20 से 40 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 20 से 40 डिग्री अक्षांश में 1 सेकंड यानी आधी जनसंख्या दुनिया की इसी अक्षांश में रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से में जहां सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में सघन जनसंख्या आपकी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा नहर मिलाती है, तो पनामा नहर किन दो जगहों को जोड़ने का काम करती है? तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे पनामा कैनाल है, तो यहाँ आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो ये जोड़ने का काम करती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न कारकों में से कौन सा मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने का कारक क्या क्या रहता है? जलवायु। जलवायु का सीधा प्रभाव मानव पे भी और किसी क्षेत्र के वनस्पति पे भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय मार्ग सबसे बिजीएस्ट है? तो सबसे बिजीएस्ट जो आपका मार्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों, इसके दोनों छोरों पर दुनिया के सबसे विकसित देश जो है वो देखे जाते हैं, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा आपको बिजीएस्ट ये आपका रूट है। अगला प्रश्न है, डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो डागर बैंक आपका इंग्लैंड के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? इंग्लैंड के पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि पश्चिम में है, पर इंग्लैंड के पूर्व में ये स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जनाधिक्य की समस्या का समाधान हो सकता है किसके द्वारा? तो बड़ा ही इजी प्रश्न है, कृषि उत्पादन से भी हो सकता है, परिवार नियोजन से भी, औद्योगिक विकास से भी, और उपरोक्त सभी से भी। पर अगर मैं बात करता हूँ जनाधिक्य की समस्या है तो हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन की। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन से हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील के भूमध्य रेखीय वनों को बेटा हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय वनों की बात हो रही है। फैजेंडा जो है वो कॉफी के खेत है, वो अलग प्रश्न बनता है आपका। इसी प्रकार हम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का लोहा उत्पादन क्षेत्र काला देश कहलाता है? तो काला देश जो है बेटा हम ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका बहुत ही करेक्ट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो जब भी ओपेक के संस्थापक सदस्य ना होने की बात आए तो उसमें आपका ऑप्शन क्या यहाँ पर आएगा? ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया है, पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।